हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। ये प्रोप्राइटरशिप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए या इंडिविजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोप्राइटरशिप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ आपका पैन कार्ड पहला लग जाएगा। ठीक है, आपका पैन कार्ड के बिना आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैन कार्ड फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का एड्रेस उसमें लगता है और आधार नंबर भी लगता है, तो वो भी कंपलसरी है आपका। इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ये सारा कंपलसरी है, ये सारा आपको लगेगा। उसके बाद एक फ़ोटो लग जाएगा आपका। उसके बाद एक मोबाइल नंबर लग जाएगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी लग जाएगा जो कि आपका पर्सनल हो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर्सनल देना है आपको। उसके बाद फ़ोटो पर्सनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चार चीज़। उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस नेम, ट्रेड नेम या दुकान का नाम। जो आपका दुकान का नाम है, जो आपका बिजनेस नेम है, जो ट्रेड नेम है, तीनों एक ही चीज़ है। आपको वो भी लग जाएगा कि आपका बिजनेस नेम क्या है या ट्रेड नेम, या तो आप अपने नाम से भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि मेन है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें आपको कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स या एक डॉक्यूमेंट्स में, अगर ऑनरशिप है आप ऑनर हैं और ज़मीन भी आप ही के नाम से है, तो आपका एक डॉक्यूमेंट्स में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है कि अगर ज़मीन आपका है और शॉप भी आप ही का है और उसी ज़मीन पे आपका शॉप है, वो ज़मीन आप ही का है, अगर ऐसा केस है तो आपको एक ज़मीन का रसीद से आपका हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स आप सिर्फ लगा दोगे जीएसटी में तो आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। अगर आपका रेंटेड है, आपका वो ज़मीन नहीं है, किसी और का है, आप रेंट पे लेके आपने दुकान खोल रखा है, तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, एक रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा। वो कम से कम 1000 या 500 का स्टाम्प में होना चाहिए। 1000 या 500 का स्टाम्प में होना चाहिए। अगर 1000 या 500 का स्टाम्प में 100 रुपया का स्टाम्प में कितना लोग बना के दे देते हैं, तो वो अब एक्सेप्ट नहीं करता है जीएसटी ऑफिसर। तो 1000 या 500 का होना चाहिए। उसमें नोटरी होना चाहिए। नोटरी अगर नहीं भी करवाओगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000 या 500 का स्टाम्प में होना चाहिए। अगर 500 में आप करवाओगे तो उसमें नोटरी आपको ज़रूरी है। नोटरी के बिना आपका 500 में भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 1000 में करवा लोगे तो उसमें नोटरी कराने का ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अगर उसके बाद अगर रेंटेड है आपका तो ऑनर का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट या एक कोई ऑनरशिप डीड आपको ऑनर का देना होगा। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट आपको लगाना होगा। ये 2 चीज़ रेंटेड केस में आपका लगेगा। ठीक है। तीसरा है कंसेंट का। अगर आपका कंसेंट का है बिजनेस, जैसे कि मम्मी पापा के नाम से ज़मीन है और आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे, या कोई रिलेटिव के नाम से ज़मीन है और आप बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं उस शॉप पे, ठीक है, तो उसमें आपको एक कंसेंट लेटर लगेगा। ठीक है, एक कंसेंट लेटर लगेगा आप में। उसमें या तो एनओसी भी बना के आप दे सकते हैं, कंसेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑनर का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या होल्डिंग टैक्स रिसिप्ट या लीगल ऑनरशिप डीड लगेगा एक आपको। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ये 4 चीज़ में आप कोई भी दे सकते हैं, ऑनरशिप डीड या इलेक्ट्रिसिटी या प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स। ऑनर का लगेगा और कंसेंट के साथ आपको आपके जो भी मम्मी पापा हो या जो भी रिलेटिव हो उसका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स एक आपको लगाना होगा। ठीक है, ये 3 केस हो गया। और अगर ज़मीन आपके नाम से है, शॉप भी आपके नाम से, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स कोई भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आप डाल के जीएसटी नंबर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस वही बिजनेस एड्रेस होगा जो आपका ज़मीन या होल्डिंग टैक्स या ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कंसेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पे जो भी आप अपलोड करिएगा, या तो ज़मीन का रसीद हो या प्रॉपर्टी टैक्स या होल्डिंग टैक्स या एग्रीमेंट, जो भी हो एड्रेस, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, जो कि आपको प्रॉपर शॉप का एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर दुकान का एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका होलसेल बिजनेस है या रिटेल बिजनेस है या आप सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब अगर आप रिटेल सेल कर रहे हैं तो आपको रिटेल चूज कर लेना है। वहाँ पर आपको ये बताना होता है, वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। अगर होलसेल रिटेल दोनों कर रहे हैं तो आपको दोनों में टिक कर लेना होगा। उसके बाद अगर सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, होलसेल रिटेल के साथ सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, तो आप ये तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप अगर होलसेल हैं तो होलसेल, रिटेल है तो रिटेल। ठीक है, ये आप अपने क्लाइंट से पूछ के भी डाल सकते हैं, या आप अगर अपना खुद कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद है HSN नेम। HSN क्या होता है? प्रोडक्ट नेम, जो आप सेल कर रहे हैं। अगर कपड़े का सेल कर रहे हैं तो कपड़े का HSN कोड आपको डालना होता है। गूगल से सर्च करके डाल लीजिएगा या गवर्नमेंट साइट पे आपको लिख लीजिएगा। जैसे ही आप HSN के नाम से जो आपका प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का नाम
उसके आगे HSN कोड लिख के ही गूगल पे सर्च करिएगा तो वो HSN कोड का लिस्ट सारा आ जाएगा वहाँ से आपको HSN कोड लेके वहाँ पे आपको GST नंबर वहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद है बैंक पासबुक या चेक कैंसिल चेक। ये आपका GST नंबर आने के बाद, GST नंबर जब आ जाएगा आपका यूजर ID पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपका बैंक पासबुक का काम आएगा। बैंक पासबुक वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा और अकाउंट नंबर के साथ। तो ये GST आने के बाद का डॉक्यूमेंट्स है, ये फिलहाल नहीं भी रहेगा तो चलेगा। GST आने के बाद आपको अकाउंट खुलवा के आप अपलोड कर देना। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन में रहना है या रेगुलर में रहना है। कंपोजिशन में है, कंपोजिशन में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। जितना आपका सेल होगा उसका 1% टैक्स दे के आपको सीधा सीधी हिसाब किताब क्लियर कर लेना होता है, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट बिजनेस है तो उसमें 5% लगता है। कंपोजिशन में 1% टैक्स देके हिसाब किताब क्लियर कर लिया जाता है। और रेगुलर में क्या है, रेगुलर में आपको सारा बिल प्रोवाइड करना होगा, सारा बिल का R1 3B वगैरह बहुत सारा रिटर्न जाता है तो वो रिटर्न डालना होगा। बहुत सारा प्रोसेस है, वो आगे वीडियो में हम समझा देंगे सारा चीज़। तो ये रेगुलर का है। कंपोजिशन में 1% में आपको जितना सेल होगा आपका, जितना बैंक ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से 1% टैक्स देके आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। एक्स्ट्रा डिटेल में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा डिटेल में आ जाएगा अगर रेंट पे आप बिजनेस कर रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट है आपका, तो आपको आधार का लैंडलॉर्ड का आधार नंबर भी मांग सकता है, आधार कार्ड भी मांग सकता है ऑफिसर। क्यूरी में आपको आधार नंबर भी मांग सकता है, आधार कार्ड भी मांग सकता है ऑनर का। तो ये आपको तैयार रखना होगा, ये आप ले लेना अपने ऑनर से अगर रेंटेड बिजनेस होगा। उसके बाद है, ठीक है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है कि नहीं। आप अपने क्लाइंट से या अपने, अगर आपको पता है तो आप अपना खुद देख लीजिए कि आधार से मोबाइल लिंक है कि नहीं, या क्लाइंट है तो क्लाइंट से पूछ लीजिए कि आधार से मोबाइल लिंक है कि नहीं। मोबाइल से आधार नहीं, आधार से मोबाइल, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी है, इसको आपको चेक कर लेना है कि आधार से मोबाइल लिंक है कि नहीं। नेक्स्ट है आपको डेट ऑफ बर्थ। आधार से आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेट सारा चीज़ सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, सारा चीज़ सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, आधार से आपका सारा चीज़ सेम नहीं रहता है तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन में काफ़ी समय लग सकता है। थैंक यू।